हाय गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। टाइटल और थंबनेल से आइडिया लग गया होगा। आज हम बात करेंगे G20 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप देख रहे हैं द वाइट टीवी, मैं हूं आपके साथ वसीम। हिंदुस्तानी तारीख में 1 दिसंबर 2022 एक इम्पोर्टेंट दिन है जब हिंदुस्तान ने इंडोनेशिया से G20 फोरम की प्रेसिडेंसी संभाली। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर पिछले 17 प्रेसिडेंसी की कामयाबी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। व्हाट इज G20? 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप जिसे 1999 में बनाया गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड G20? वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की वजह से पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया। यूरोपियन कंट्रीज जो आज सुपर पावर नजर आ रही है, उस वक्त वो भी मजबूर नजर आ रहे थे। तो हमें ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो ग्लोबली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हर हाल में मेंटेन कर सके। इसके लिए वर्ल्ड बैंक, IMF और G7 जैसे इंस्टीट्यूशन को बनाया गया। इसर से बाहर आया हुआ G20 भी है। 1999 में जब दोबारा दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, उस वक्त एशियन इकोनॉमी, खासतौर पर इंडिया और ब्राजील जैसी कंट्री इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो G7 नेशन को लगा कि हमें अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को लेवल में रखना है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, तो हमें डेवलप्ड नेशन के साथ साथ डेवलपिंग नेशन को भी साथ में लेकर चलना होगा। तो 1999 में ही G20 का आइडिया आता है, बट वो पूरी तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं था, इरेगुलर था। लेकिन 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आता है, जिसमें यूएस जैसी सुपर पावर कंट्री को भी रिसेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो G20 कंट्रीज को लगा कि हमें हर साल मीटिंग करनी पड़ेगी ताकि हम वर्ल्ड को रिसेशन से बचा सकें। मीटिंग का और समिट का यह सिलसिला यहीं से शुरू होता है। G20 की सबसे खास बात यह है कि इसका कोई पैरेलल ग्रुप नहीं है। G7 में सिर्फ यूके, यूएस, फ्रांस जैसी वो 7 कंट्रीज जो डेवलप कंट्री मानी जाती है, जबकि G20 में डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज भी शामिल है। अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कंपेयर में G20 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन हर एक के दिमाग में आता है। उसका जवाब यह है कि G20 अकेले 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन को, 80% ग्लोबल जीडीपी को और 75% ग्लोबल एक्सपोर्ट रेट को प्रेजेंट करता है। इसी के साथ G20 मेंबर्स को मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट भी मिलता है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। इंडिया भी G20 समिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जो संस्कृत की एक पुरानी किताब महाउपनिषद से रिलेटेड है, जिसका मीनिंग है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अब आते हैं कि प्रेसिडेंसी किसी कंट्री को कैसे मिलती है। जैसा कि मैंने बताया, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। सब कंट्रीज को 5 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। हिंदुस्तान को ग्रुप 2 में रखा गया, जिसमें रशिया, टर्की और साउथ अफ्रीका भी शामिल है। प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होती रहती है ताकि हर कंट्री को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। हर प्रेसिडेंसी में 3 कंट्री का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसे ट्राइका कहा जाता है, जिसमें प्रीवियस कंट्री, करंट कंट्री और अपकमिंग कंट्री होती है। अभी के ट्राइका में इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील है। इस समिट में कुछ गेस्ट कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाया जाता है, जैसे बांग्लादेश, UAE, ओमान, इजिप्ट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ एशिया में सिर्फ बांग्लादेश को इनवाइट किया गया है। उसके एक रीजन ये हो सकता है कि इंडिया और चाइना के बाद साउथ एशिया में बांग्लादेश ही ऐसी डेवलपिंग कंट्री नजर आ रही है जिसकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी देखी गई। G20 के 2 इंपॉर्टेंट ट्रैक होते हैं। फर्स्ट, फाइनेंस ट्रैक, जिसमें मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं। सेकंड, शेरपा ट्रैक, जिसमें हर कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इशू एड्रेस्ड बाय G20? नंबर 1, फाइनेंशियल मार्केट। नंबर 2, टैक्स एंड फिजिकल पॉलिसी। नंबर 3, ट्रेड। नंबर 4, एग्रीकल्चर। नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट। नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेरर फंडिंग, women empowerment and post-COVID global health.
प्रायोरिटी एरियाज फॉर इंडिया। नंबर 1, इशू फॉर टैक्स इवेजन, बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड में टैक्स इवेजन को कैसे मिनिमाइज करें। नंबर 2, टेरर फंडिंग, इंडिया ने मल्टीपल टाइम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस इशू को हाईलाइट किया है ताकि वर्ल्ड को टेरर से बचाया जा सके, सेव किया जा सके। नंबर 3, कटिंग द कॉस्ट ऑफ रेमिटेंसेज, दुनिया के हर कोने में इंडिया या चाइना के लोग मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, इंडियाज रेमिटेंस आर $100 बिलियन। नंबर 4, रियल एक्शन क्लाइमेट चेंज, हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्लाइमेट चेंज पर बात तो की जाती है लेकिन रियल एक्शन देखने को नहीं मिलता है। नंबर 5, रिफॉर्म इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। नंबर 6, फाइट अगेंस्ट करप्शन। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ G20? नंबर 1, नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, एनुअल समिट पर हर मेजर इशू पर बात तो करते हैं लेकिन इनको इन्फोर्स कैसे करें, मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। नंबर 2, नॉट लीगली बाइंडिंग, जो भी इशू डिस्कस किया जाता है वो किसी कंट्री पर बाइंडिंग नहीं होता है, एज ए रिकमेंडेटरी नेचर। नंबर 3, सिक्योरिंग ग्लोबल हेल्थ, कोविड के टाइम ग्लोबल लेवल पर जो सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिला वो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर था, उसे कैसे टैकल किया। नंबर 4, इकोनॉमिक ग्रोथ, पोस्ट कोविड से वर्ल्ड में जो रिसेशन देखने को मिला है उसे किस तरीके से रिकवर किया जाए। नंबर 5, डिजिटल रिवोल्यूशन, मशीनरी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी को दुनिया के हर कोने तक कैसे ले जाया जाए। नंबर 6, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लाइमेट रिस्क को किस तरह से टैकल किया जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एनी आइडिया, एनी सजेशन, प्लीज कमेंट।